हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में पढ़ना है अपने पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट द सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सो ये चैप्टर थोड़ा हिस्टोरिकल नहीं रहेगा, इट विल बी अ लिटिल कंसेप्चुअल एंड थियोरेटिकल, जिसमें हमें डील करना है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो सो व्हाट इज सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी सीम्स टू बी समथिंग दैट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ठीक है, तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बस के लिए सिक्योरिटी हैंडल करना नहीं होती है ना। सिक्योरिटी ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बस की बात नहीं है, खुद की सिक्योरिटी खुद से मैनेज कर पाए। ठीक है, सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। मतलब किसी भी तरह के कोई थ्रेट्स का तुमको डर ना रहे, तुम उससे फ्री रहो, कोई तुम्हारे ज़िंदगी में किसी तरह के थ्रेट्स ना हो, है ना, इंसिडेंसेस ना हो जिसमें तुम्हें किसी तरह के तुम्हारे कोई कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक तुम्हारी लाइफ हो गई, तुम्हारी जॉब हो गई, किसी तरह की चीज़ें रिस्क पे आ रही। ठीक है, सो कोर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड लाइफ ऑफ अ कंट्री इज़ फुल ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी फुल ऑफ थ्रेट्स होते हैं, लाइक बहुत तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत से इवेंट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ में जिससे उसकी सिक्योरिटीज़ को थ्रेट हो सकता है। ऐसे कंट्रीज़ के अंदर ही बहुत से इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हर चीज़ को सिक्योरिटी मतलब हर चीज़ को 1 सेकेंड, हर चीज़ को तो हम थ्रेट नहीं बोल सकते है। लाइक किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको भी तुम थ्रेट बोल रहे हो, है ना, किसी को सर्दी जुकाम हो गया उसको थ्रेट बोल रहे हो। तो ऐसे हर चीज़ को थ्रेट नहीं कहा जा सकता, और इसीलिए हमें हर चीज़ से सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, है ना। सिक्योरिटी हमें उन चीज़ों से चाहिए दैट थ्रेटन्स द कोर वैल्यू। कोर वैल्यू मतलब कि एक तरह से वैल्यूज़ विच सॉरी वैल्यूज़ जो एक तरह से किसी इंडिविजुअल के कोर बिलीव्स को वो कर रही हो, है ना, थ्रेटन कर रही हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द को वैल्यूज़ एंड हाउ इंटेंस दिस शुड बी। सो को वैल्यूज़ के जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ फुल ऑफ डेंजर। ठीक है, इसीलिए हर चीज़ को ना देखते हुए सिक्योरिटी की हम बात करते हैं व्हेन दे आर टॉपिक्स ऑफ एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। जब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थ्रेट्स होते हैं, है ना, ऐसे थ्रेट्स दोज आर बियॉन्ड रिपेयर। मतलब दो क्राइटेरिया लग गए। पहला, वो थ्रेट होना चाहिए ऑन द को वैल्यू, और उस कोर वैल्यू पे भी ऐसा थ्रेट होना चाहिए कि वो रिपेयर ना किया जा सके। तो उन चीज़ों से हमें सिक्योरिटी चाहिए, उन चीज़ों से हम सिक्योरिटी ढूंढेंगे, और वो उस पूरे इस पूरी बात पे चैप्टर अपना बेस्ड है। ठीक है ना। सो सिक्योरिटी एक कंसेप्ट है, एक नोशन है, आइडियोलॉजी है। मतलब आइडियोलॉजी उस तरह फॉलो वाली नहीं, लाइक आइडिया है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी के 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, सो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो डील करते हैं थ्रेट्स विच वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग 1945 टू 1990s, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड रियलिटीज़ अलग थी। तो उस टाइम पे थ्रेट्स भी अलग थे, तो थ्रेट्स अलग थे तो सिक्योरिटी के नोशंस अलग रहेंगे। सो इसीलिए उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। एंड कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे, मतलब आफ्टर 1990s, जिस तरह के थ्रेट्स आते गए जिस तरह के थ्रेट्स आते गए ह्यूमन लाइफ में या फिर किसी कंट्री की लाइफ में, सो उन थ्रेट्स को कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ठीक है, और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रॉड कंसेप्ट एंड वन इज़ नैरो कंसेप्ट। ठीक है, तो ब्रॉड कंसेप्ट में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है, नैरो कंसेप्ट में कुछ लिमिटेड टाइप्स ऑफ थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उनसे बचने का देखा जाता है। ठीक है, नाउ अब अरे इसको क्या हो रहा है, ओके नाउ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को देख लेते हैं। सो हाँ, इन ट्रेडिशनल नोशन द मेजर थ्रेट इज द मिलिट्री थ्रेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल नोशन बात करता है फ्रॉम पीरियड ऑफ 1945 टू 1990s, एंड इस टाइम पे हमें मालूम है कोल्ड वॉर चल रही है, एंड कोल्ड वॉर में देयर वाज सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड देयरफॉर जो मेजर थ्रेट होता था, मेजर थ्रेट वो मिलिट्रिकल थ्रेट रहता था। ठीक है ना। सो मिलिट्रिकल थ्रेट वर दोज जिससे ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ डेंजर में आती थी।
ठीक है ना। हाँ, सो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के, एक सेकेंड, हाँ, सो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में किसी भी नेशन के पास 3 बेसिक चॉइसेस रहती हैं। जब उसके सामने ये मिलिट्रिकल थ्रेट आएगा उसके पास 3 बेसिक चॉइस रहती हैं रिस्पॉन्स में। पहला है सरेंडर कर देना, जो कि जनरली किसी कंट्री की पॉलिसी रहती नहीं है। दूसरा है प्रिवेंट द अदर साइड बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ वॉर। कॉस्ट ऑफ वॉर को इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि ऐसा लगे कि वॉर इतना लंबा चलेगी या फिर इसमें इतना ज़्यादा लॉस होगा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर एक तरह से डिटरेंस बना देना। ठीक है, ओके, हाँ। सो एंड तीसरी चॉइस है डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम व्हेन वॉर ब्रोक आउट। सो वॉर हो ही गई तो उससे खुद को डिफेंड करना या फिर डिफीट करना, सामने वाले जो मतलब एग्रेसर है उसको डिफीट करना। ठीक है, होता है डिफेंस। ठीक है, जनरली ये दोनों चीज़ें डिफेंस और डिटरेंस सिक्योरिटी पॉलिसी में इंक्लूडेड रहती हैं। और 2 और भी कंपोनेंट्स रहते हैं विच आर इंक्लूडेड इन सिक्योरिटी पॉलिसी। दोज आर द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर मतलब कि इफ़ वन सेकेंड, इफ़ ये इंडिया है एंड इंडिया के ऊपर चाइना है, सो चाइना इफ़ मिलिट्रिकली राइज कर रहा है एंड हमारे पास कह सकते हो कि उतनी ज़्यादा एडवांसमेंट या फिर इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़, मिलिट्रिकल कैपेबिलिटीज़ नहीं है, एंड क्योंकि चाइना हमारा एक तरह से कह सकते हो कि राइवल है, हिस्टोरिकल राइवल है। हिस्टोरिकल मतलब बहुत पहले वाली हिस्ट्री नहीं, अभी कुछ 60-70 साल पहले वाली हिस्ट्री के हिसाब से। सो इंडिया को भी उसको बैलेंस करने के लिए अपनी मिलिट्री अपग्रेड करनी पड़ेगी। नहीं तो होगा क्या, ये इन्वेड कर देगा इंडिया को। ठीक है, सो इंडिया को भी अपना मिलिट्रिकल बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपने कह सकते हो कि बोल सकते हो दूसरे कंट्री से फ्रेंडली रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, जिससे मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर बूस्ट हो। ठीक है, एंड चौथा होता है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बना लो, जैसे यूएसए ने बनाया था नाटो, जो कि मेजरली यूरोप के पर्सपेक्टिव से था, टू डिफेंस फ्रॉम रशिया, टू गेट डिफेंस फ्रॉम यूएसएसआर। उनको थ्रेट था यूएसएसआर से, इससे बचने के लिए उन्होंने नाटो बनाया। एंड देन यूएसएसआर को थ्रेट हुआ इससे, तो इससे बचने के लिए इसने वॉर्सॉ पैक्ट बनाया। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वन सेकेंड, हाँ। सो ये चारों चीज़ें सिक्योरिटी पॉलिसी कंपोनेंट्स भी होती हैं, जिसमें से एक है डिटरेंस, दूसरा है डिफेंस, तीसरा है बैलेंस ऑफ पावर एंड चौथा है अलायंस बिल्डिंग। ठीक ना, बट अलायंस बिल्डिंग में होता क्या है, देर आर, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज़ वेरी डायनामिक, सो देर आर चेंजिंग नेशनल इंटरेस्ट, एंड नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस भी शेप लेते हैं। सो 1980s यूएसएसआर अफगानिस्तान पे इन्वेजन कर रहा है एंड यूएस उस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है इस्लामिक मिलिटेंट्स को, जैसे तालिबान, अलकायदा एंड ऑल। बट 2000s में यूएसए खुद अटैक कर रहा है इस्लामिक मिलिट्री ग्रुप्स को, लाइक अलकायदा, जो कि वो करता है, स्टेप लेता है अब आफ्टर द अटैक ऑफ 9/11। ठीक है, सो रिलेशन शिफ्ट होगा। पहले यूएसए जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, अब 10 साल 20 साल बाद उन्हीं पे अटैक करने जा रहा है। सो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इन ट्रेडिशनल नोशन मोस्ट थ्रेट्स जो आते हैं वो कंट्री के बाहर से आते हैं, आउटसाइड द बॉर्डर। एंड इंटरनेशनल सिस्टम में एक सेंट्रल अथॉरिटी ऐसी कोई है नहीं जिसको रेगुलेट कर पाए। ठीक है, यूएन ऐसा ट्राई कर रहा है, बट प्रेजेंटली यूएन भी बनाया गया है उसके मेंबर से, एंड कह सकते हो दूसरी कंट्री पे इन्वेट करने वाला भी उनमें से एक मेंबर है। सो यूएन के पास अथॉरिटी उतनी जितनी उसको वो मेंबर्स जो उसके मेंबर्स हैं फॉर्मेशन कर रहे हैं वो उसको अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी अलग से बॉडी तो है नहीं, तो जनरली यूएन इन चीज़ों पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। देयरफॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया की सिक्योरिटी का मतलब जिम्मेदार इंडिया खुद रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वन सेकेंड, हाँ, ट्रेडिशनल नोशंस में इसको हो क्या गया, हाँ, ट्रेडिशनल नोशंस में 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक होता है इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल। तो इंटरनल मतलब जो बॉर्डर के अंदर से हो और एक्सटर्नल मतलब जो बॉर्डर के बाहर से हो। तो हमने देखा है कि ट्रेडिशनल नोशन में उतनी कुछ ज़्यादा इंटरनल थ्रेट्स रहते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कंटेक्स्ट अलग था।
सारी सारी कंट्रीज़ को थ्रेट्स था अपने राइवल एलाई से या फिर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो वर्ल्ड डिवाइड हो गया था उनसे कोल्ड वॉर चल रही थी, है ना। तो अंदर से उतने कुछ खास थ्रेट्स होते नहीं थे, और जनरली कंसेप्ट भी डिज़ाइन किए जाते हैं बाय कीपिंग इन माइंड द सिचुएशन इन यूरोप एंड यूएसए। एंड इनके पास कोई भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थे नहीं उस टाइम तक, इनको सीधे राइवल था, इनका राइवलरी सीधे चलती थी सोवियत रूस से। सो ट्रेडिशनल नोशन में इंटरनल चैलेंजेस के हिसाब से वैसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ऑफकोर्स इंटरनली भी इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ लाइक इंडिया। इंडिया में इनिशियली इंटरनली बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट यूरोप के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ होता नहीं था, ठीक है। एंड दूसरा कंसेप्ट आता है एक्सटर्नल का। 1 सेकेंड, इसको हुआ क्या इस बार, चलो हाँ। सो अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, हाँ अब इसमें देख लेते हैं। इफ सिक्योरिटी हार्म हो रही है किसी भी चीज़ से, है ना, लाइक थ्रेट हो रही है, कोई थ्रेट आ रहा है ह्यूमन के या फिर कंट्री की लाइफ में, तो उसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए कोऑपरेशन कैसे करती हैं कंट्रीज़, ठीक है। तो कोऑपरेशन जनरली किया जाता है वायलेंस को लिमिट करने के लिए, ठीक है, लिमिट करने के लिए। नाउ अब एक तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि वॉर इफ़ होगी तो राइट रीज़न से कारण ही होगी, ठीक है। ऐसे इतना जल्दी किसी भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए वॉर नहीं करनी। इफ़ वॉर को होना है या फिर किसी कंट्री को दूसरे कंट्री पे इन्वेट करना है, उससे उस पर वॉर पे जाना है, तो कोई राइट रीजंस होने चाहिए, राइट एंड्स होने चाहिए। लाइक जेनोसाइड हो रहा हो किसी कंट्री में है, या फिर सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई हम पे इन्वेट कर दिया है, ठीक है। और मीन्स क्या है इसके लिए कि आर्मी, देखो पहले तो सब वॉर को लिमिट करना है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, इफ़ आर्मी का कोई मेंबर ऐसा है आर्मी किसी पर अटैक कर रही है, कोई नॉन कॉम्बेटेंट वहाँ पे आ गया है, तो उसको अटैक नहीं करना है, ठीक है। या फिर कोई अनार्म्ड सरेंडरिंग कॉम्बैटेंट्स है, उसको भी मारना नहीं, उस पर एक्सेसिवली वायलेंट नहीं होना है। मान लो इसे भी रशिया इन्वेट कर रहा है यूक्रेन पे, तो यूक्रेन के ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अननेसेसरली नहीं मारना है। ये सब रूल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स होते हैं या फिर रूल्स होते हैं, ठीक। नाउ अ फोर्स शुड बी लास्ट ऑप्शन। अगर सारे अल्टरनेटिव्स फेल हो जाएं तब फोर्स या फिर कह सकते हो किसी मिलिट्रिकल या फिर हार्ड पावर का यूज़ करना है, ठीक। नाउ अब ट्रेडिशनल फॉर्म सिक्योरिटी में कोऑपरेशन के भी कुछ मीन्स होते हैं। पहला होता है, ओके, फर्स्ट इज डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मतलब लाइक तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स तुमने बना के रखे हैं और ऐसे सामने वाले कंट्रीज़ नहीं बना के रखे हैं। सो इफ़ कभी भी वॉर ब्रोक आउट हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो उससे होगा क्या कि उन दोनों कंट्रीज़ के कारण बाकी जितनी ह्यूमैनिटी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जैसे यूएसए एंड यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन्स बना के रखे थे, तो इसके लिए बहुत बार डिसआर्मामेंट करते हैं दोनों कंट्रीज़ मिलकर, ठीक। मतलब उस तरह के वेपन को कम्प्लीटली वाइप आउट कर देना, जैसे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है। दूसरा रहेगा ओके, तो दूसरा रहेगा आर्म्स कंट्रोल। मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के वेपन को रेगुलेट करना, उसको नहीं बनाना है हमें। लाइक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई थी 1972 में, इसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह यूज़ करना और इसको डिफेंस शील्ड की तरह यूज़ करना, इसको कह सकते हो कि वो कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सी ट्रीटीज़ भी होती हैं जो कि कोल्ड वॉर चैप्टर में थी, अब उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। लाइक सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2। NPT इंपॉर्टेंट है 1968 नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT, ठीक है। देन तीसरा होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। मतलब ऐसा कभी ना हो कि कोई दो कंट्रीज़ के बीच में सिचुएशन टेंस्ड है एंड कोई एक कंट्री टेंस या फिर प्रेशर में आकर ये सोच के कि सामने वाले कंट्री हम पे इन्वेट ना कर दे, तो वो उसके प्रेशर में आके सामने से ही इन्वेट करने चला जाए, जबकि ऐसा ना हो। ऐसी सिचुएशन जो है वो सामने वाले कंट्री में ना चल रही हो। लाइक इंडियन पाकिस्तान का केस ऐसा है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को शक है कि इंडिया उस पर इन्वेट करने वाला है आज रात, जबकि इंडिया के अंदर से कोई प्लानिंग नहीं चल रही है, बट क्योंकि इसको शक है कि इंडिया इन्वेट करने वाला है, तो उसके प्रेशर में आके इसने सामने से ही इन्वेट कर दिया, तो वॉर स्टार्ट हो गई।
तो इसके लिए मेजर यूज़ करते हैं लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मतलब किसी भी तरह की चीज़ों को शेयर करना कि हमारी मिलिट्री यहाँ पे स्टेशनड है, हम यहाँ पे कोई प्लान नहीं कर रहे अटैक करने का, इफ़ होगा तो ऐसे होगा एंड ऑल। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें रहती हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया। अब थोड़ा हम आते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशंस पे। नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, सो नॉन ट्रेडिशनल नोशन जनरली बात करता है अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब मेजर थ्रेट जो है वो मिलिट्रिकल थ्रेट नहीं है। हम बात करेंगे अबाउट 1990 और उसके आगे वाले टाइम पीरियड की, क्योंकि अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है ना, वर्ल्ड इज़ यूनिपोलर। सो मेजर थ्रेट इज़ नॉट मिलिट्रिकल, बट अब जो थ्रेट्स का रेफरेंट है वो एक्सपैंड हो गया है। अब ह्यूमन काइंड को बहुत, फिर इसमें ग्लोबल सिक्योरिटी की बात जनरली होने लगती है। सो ह्यूमन को बहुत सारे नए एरियाज़ हैं जहाँ से उनको थ्रेट्स मिल रहा है, लाइक बहुत टाइप के पेंडेमिक्स, डिसीजेस, ये सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, फेमीन, पॉवर्टी एट्सेट्रा। सो इसमें जनरली बात की जाती है ह्यूमन सिक्योरिटी की, कि ह्यूमन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्टेट की सिक्योरिटी ज़्यादा, ह्यूमन सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। एंड इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नैरो, एक होता है ब्रॉड। नैरो कंसेप्ट वाले बात करते हैं इंटरनल वायलेंस के लिए, मतलब जो इंटरनल कंट्री के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वो सब चीज़ें हो गई। इसमें जनरली कोफ़ी अन्नान ने कुछ स्टेप्स लिए थे, जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे वैसे तो, 1997 में इन्होंने ऑफिस संभाली थी। देन ब्रॉड कंसेप्ट में और भी नई चीज़ें, नए थ्रेट्स इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक पॉवर्टी, हंगर, नेचुरल डिज़ास्टर्स, डिसीज़र्स एट्सेट्रा, जिनसे जनरली, और एक चीज़ और इसमें टेररिज्म भी आता है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये भी है कि ये पॉवर्टी, हंगर, नेचुरल डिज़ास्टर्स, डिसीज़ेस से ज़्यादा किलिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू टेररिज्म एंड जेनोसाइड्स। ठीक, तो 1990s से ग्लोबल सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव, वो फैलने लगा है ना। ग्लोबल प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही थी बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ एपिडेमिक्स, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो इसीलिए नीड कह सकते हो कि हुई, ज़रूरत पड़ी ग्लोबल कोऑपरेशन की। ठीक है, तो उसके लिए 1 सेकेंड, हाँ, उसके लिए अब नया नोशन ऑफ सिक्योरिटी आता है विच इज़ नॉन ट्रेडिशनल। अब इसमें न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स क्या थे? एक हो गया टेररिज्म, एक तरह से पॉलिटिकल वायलेंस होती है जिसमें नॉर्मल सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सके या फिर गवर्नमेंट को धमका सके, अपनी बात मनवा सके। इसमें बहुत से मीन्स यूज़ किए जाते हैं सिविलियंस को परेशान करने के, लाइक प्लेन हाईजैक, प्लांटिंग ऑफ बम्स इन क्राउडेड प्लेसेस एट्सेट्रा। एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने टेररिज्म को रिकॉग्नाइज़ किया फ्रॉम 11 सितंबर 2001, जब 9/11 होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। उसके पहले भी ये चीज़ इस्टेब्लिश थी साउथ एशिया में, बट तब उसको उतना रिकग्निशन नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि यूएसए के साथ नहीं हो रहा था। ठीक है, अगला है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स लाइक इसमें आते हैं पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड एंड एथनिक पीपल। तो इसमें ब्रॉड एग्रीमेंट बन चुका है, बट अभी भी कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सिंस 1990 ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। लाइक इराक इन्वेजन होता है, इराक इन्वेट करता है कुवैत पे, जेनोसाइड होता है रवांडा में 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई के कारण, एंड ईस्ट तिमोर क्राइसिस। ठीक, नेक्स्ट इज ग्लोबल पॉवर्टी। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ 800 करोड़, जो कि आने वाले कुछ टाइम में इट विल बिकम 10 बिलियन, मतलब 1000 करोड़। ठीक है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, जनरली साउथ एशियन कंट्रीज एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज। तो कंसंट्रेशन ऑफ फिर डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ेगा। तो पुअर काउंट्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, फिर पुअर कंट्रीज़ में बढ़ेंगे, तो पर कैपिटा इनकम भी गिरेगी। सो पॉवर्टी विल ऑल्सो इंक्रीज। एंड रिच कंट्री में पॉपुलेशन कम हो रही है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, सो दे विल गेट मोर रिचर। ओके, नाउ नेक्स्ट एपिडेमिक इज माइग्रेशन। तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है बिटवीन ग्लोबल साउथ टू ग्लोबल नॉर्थ, बिकॉज ग्लोबल नॉर्थ में बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो इंटरनेशनल नॉर्म्स से माइग्रेंट से वॉलंटरली मूव कर रहे हैं तो उनको बहुत कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बट इफ़ दे मूव इन द फॉर्म ऑफ रेफ्यूजीज उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, नाउ हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स एट्सेट्रा, एंड इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ की नीड है, क्योंकि इससे बहुत से थ्रेट्स आ रहे हैं। ओके, नो कंक्लूजन ये निकलता है कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन इज, हाँ, सो एक्सपैंड करता है न्यू थ्रेट्स पे।
बट सारे डिसीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हर डिसीज़ से सिक्योर। अब किसी को सर्दी जुकाम लग गया तो किसी के लिए इफ़ वो पुअर है तो वो भी थ्रेट हो सकता है, लाइक उसके न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं तो। बट हर चीज़ को सिक्योरिटी में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, मिनिमम कॉमन क्राइटेरियन रखना पड़ता है, ठीक है। सो हाँ, अब थोड़ा नया कंसेप्ट निकल के आता है टाइम के साथ, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। सो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में कोऑपरेशन की जब बात करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स, एपिडेमिक्स। सो इसमें कोई 2 या फिर 3 कंट्री से कोऑपरेशन से तो काम बनेगा नहीं, इसमें एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। क्यों? बिकॉज दीज आर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में द यूज़ ऑफ फोर्स, मतलब हार्ड पावर का यूज़ करना, मिलिट्री यूज़ करना, शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। उसके पहले बाकी चीज़ों को ट्राई कर लेना चाहिए, मतलब एक तरह से जब तक बात ना बन जाए तब तक, ठीक। सो ओके, हाँ, अब इसमें बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंट्रीज़ खुद आते हैं, मतलब स्टेप्स लेते हैं, लाइक WHO, IMF, UN, वर्ल्ड बैंक, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक। तो ये एक तरह से कोऑपरेशन इंश्योर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अरे हाँ, सो इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में देयर आर मेजरली 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स। पहला है स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। क्यों? बिकॉज इंडिया हैज़ हॉस्टाइल नेबर्स, पाकिस्तान, चाइना, अब तो बांग्लादेश भी है, और ऊपर से पाकिस्तान चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर। एंड न्यूक्लियर टेस्ट का जस्टिफिकेशन भी इंडिया ने इसी पर्सपेक्टिव में दिया था कि हमें नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल नॉर्म्स जिसमें पीस की बात होती है या फिर बिना किसी रीज़न के फोर्स वगैरह यूज़ ना करने की बात होती है, उनको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लाइक नेहरू जी ने इस्टेब्लिश किया था नाम, फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें कोल्ड वॉर के टेंशंस को रिड्यूस करने का भी काम किया था, ठीक। तीसरा है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लाइक मिलिटेंट मूवमेंट्स इन पंजाब, कश्मीर, मिज़ोरम, नागालैंड, एंड बहुत जगह से डिमांड आती है कि उन्हें अलग होना है इंडिया से, तो यूनिटी को प्रिजर्व करके रखना है। एंड चौथा है टू डेवलप इकॉनमी, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड इकॉनमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बहुत लोग पॉवर्टी में जा रहे हैं, माइजरी में जा रहे हैं। सो उसको भी कह सकते हो कि हमें उस थ्रेट से भी लोगों को बचाना है, उस थ्रेट से बाहर लेके आना है लोगों को। सो ये 4 कंपोनेंट्स इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी में आते हैं। एंड दिस वॉज अवर चैप्टर। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।